दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की पहचान सिर्फ हाथरस या बलरामपुर या फिर देश के ग्रामीण इलाकों की त्रासदी पर नहीं है, चकाचौंध भी है। ढलती हुई शाम, 5 सितारा होटल और उस चकाचौंध के भीतर नाचती हुई दुनिया शायद उन सारे दर्द को भुला देती है जिसे हम और आप बार बार महसूस करना चाहते हैं। आज उस चकाचौंध की एक तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसके भीतर का सच क्या है उसे भी जानने की कोशिश बिल्कुल नए तरीके से करेंगे। क्योंकि जब आप बड़ी बड़े 5 सितारा होटलों को मौजूदा वक्त में भारत के भीतर देखते हैं तो उसके भीतर एक खालीपन है। इस देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो वहां प्रोडक्शन थमा हुआ है। इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन से जब आप मिलेंगे तो पता चलेगा कि उनका धंधा चल ही नहीं रहा है। इस देश के रोजगार पाने के लिए हायर एजुकेशन के साथ युवाओं से मिलेंगे तो वो बार बार जिक्र करेंगे कि दरअसल हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। हायर एजुकेशन तक की स्थिति इस देश के भीतर में ठप सी पड़ गई है। और उसके बाद रोजगार शायद वह एक खाली कटोरे के समान है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे सुरक्षा की आस लिए महिलाएं हो, चाहे इस देश के बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे औद्योगिक घराने क्यों ना हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट अपने तौर पर इस देश में मीडिया हाउसेस से क्यों ना जुड़ गए हों या फिर अलग अलग तरीके से जो भी इस देश के भीतर में अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में इस देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था, उसके सामने इसलिए एक अंधेरा है क्योंकि वो आगे कैसे बढ़े इसकी समझ शायद मौजूदा वक्त में गायब हो चली है। जब कुछ नहीं बचेगा तो आप कौन सा प्रयास करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। और देश जब इस देश की नौकरशाही चलाने लगे या किसी भी देश का मुखिया या फिर राज्यों के मुखिया जो इस देश के भीतर संघीय ढांचे को जीते हैं, वह भी अगर नौकरशाहों के हिसाब से अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक सोच और शायद कानून के राज को भी उन्हीं के हवाले कर दें तो ऐसे में वह क्या देखेंगे। हाथरस शायद इसकी एक पहचान भर है। हाथरस में आईपीएस स्तर के 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। उसके अलावे बड़े तौर पर बड़े बड़े अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। लेकिन अधिकारियों के सस्पेंड होने से स्थिति क्या अनुकूल हो सकती है? और दिल्ली में इन 5 सितारा इमारतों के बीच जब हम खड़े हों तो क्या वाकई इन इमारतों के भीतर लोगों की आवाजाही है या सिर्फ एक सन्नाटे के भीतर ये खूबसूरत इमारतें खड़ी हुई है? सच यही है कि इस देश की इकोनॉमी इतनी ठप पड़ चुकी है कि तमाम जगहों पर बिजनेस रुक पड़े हैं। लेकिन आज हम बात इसलिए आपसे नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि इस देश में कोई भी राजनीतिक सत्ता इस देश को चलाती कैसे है और लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ जाती है, आज उसको जरा महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। और हमें लगता है कि शुरुआत में जिक्र तो हाथरस से ही होना चाहिए जहां पर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो आपको यह जानना चाहिए कि अधिकारियों को इस देश के भीतर में बीते 5 बरस के अंदर में अलग अलग राज्यों में और केंद्र स्तर पर जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ उनके सबोर्डिनेट्स को या फिर अलग अलग कर्मचारियों को जो ऑफिसर्स रैंक के भी होंगे, कितनी बड़ी तादाद में सिर्फ बीते 5 बरस में सस्पेंड किया गया होगा? जी, 5000 से ज्यादा लोगों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन स्थिति क्या किसी भी राज्य में बदल गई? हमको लगता है ग्राउंड जीरो उत्तर प्रदेश को ही बनाना चाहिए। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना ने समूची दुनिया के भीतर में एक बेचैनी पैदा की है। क्या इस तरीके से भारत की स्थिति है? जिस भारत में हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो सामने शानदार इमारतें नजर आती है, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की धूम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के प्रधानमंत्री हों या फिर इस देश में कोई भी नौकरशाह हो या किसी भी स्तर पर कोई भी बाहर जाता है तो बतलाता है भारत कितना विकसित होने की दिशा में बढ़ चुका है, अब वो विकासशील नहीं रहा। तो आइए जरा उत्तर प्रदेश को सबसे पहले खंगाल लें। यह खंगालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जहन में यह बात होनी चाहिए, जब हमने 5000 अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने का जिक्र, वह भी उन अधिकारी का जो कि ऑफिसर्स रैंक के हैं, उसमें आईएएस भी है और आईपीएस भी है, तो फिर उत्तर प्रदेश लौट चलिए और कल्पना शुरू कीजिएगा क्या वाकई इसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के डाटा चौंकाने वाले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में एक के बाद एक सस्पेंड लगातार लोगों को किया गया है। मसलन आपके जहन में आएगा
कि हाथरस में जो हुआ उस घटना से पहले हमें बाकी बताइए। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हुई, 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए 12 अगस्त को। 24 अगस्त को पशुधन घोटाला हुआ, डीआईजी स्तर के अधिकारी दिनेश चंद दुबे और अरविंद सिंह सस्पेंड कर दिए गए। 3 जुलाई को पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में ट्रेनी डिप्टी एसपी थे नितिन तनेजा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप उन पर लगा था। लखीमपुर के डिप्टी एसपी राकेश नायक को 3 जुलाई को ही सस्पेंड कर दिया गया, उनसे छेड़छाड़ का आरोप था। एक महिला एसडीएम के साथ अभद्रता पेश की थी उन्होंने। महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार घूसखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए। प्रयागराज के एसएसपी, ये सितंबर का जिक्र कर रहे हैं, जो कि पिछले ही महीने का जिक्र है, अभिषेक दीक्षित, करप्शन और पोस्टिंग में करप्शन का जिक्र था, इनको सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी गौतम नगर वैभव कृष्ण, इनको सस्पेंड कर दिया गया। मिसकंडक्ट का इन पर आरोप लगा था। एसएसपी कानपुर अपर्णा गुप्ता, इन पर भी मिसकंडक्ट का आरोप, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। और एक लंबी फहरिस्त है। और बीते 3 बरस के भीतर में योगी सरकार ने कम से कम 18 दर्जन आईपीएस को सस्पेंड किया है। जिस दिन यह सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, भ्रष्टाचार पर नकेल कसना चाहती थी, करप्शन को रोकना चाहती थी, अच्छी बात है। आज हम जहां पर खड़े हैं, तो आइए कुछ पन्नों को पलट लें। हिमांशु कुमार पहले आईपीएस थे जिनको 25 मार्च 2017 को इसलिए सस्पेंड किया गया कि इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया था। 24 मई को एसएसपी सहारनपुर सुभाष चंद्र दुबे को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि क्लैशेस हुए थे उनके इलाके में और वो रोक नहीं पाए थे, एक युवक की मौत हो गई थी। इन जगहों को याद रखिएगा क्योंकि कुछ और जानकारी देंगे। 16 जुलाई 2017 एसपी संभल आरएम भारद्वाज सस्पेंड कर दिया गया। महिला गैंगरेप हुआ था और उनकी हत्या कर दी गई थी, सस्पेंड कर दिया गया। एसपी प्रतापगढ़ संतोष कुमार सिंह, महिला संदेहास्पद स्थिति में मर गई थी, सस्पेंड कर दिया गया। देवरिया जिले के एसपी रोहन पिनकान्या को भी सस्पेंड किया गया। 2017 का जिक्र था। 2018 में आइएगा तो फरवरी के महीने में एडीजी जसवीर सिंह थे, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया में कुछ लिख दिया था, सस्पेंड कर दिया गया। अप्रैल में बाराबंकी के एसपी सतीश कुमार, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी से 65 लाख रुपए घूस लिए थे, आरोप था, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अगस्त के महीने में 2018 में एसएसपी बुलंदशहर, जो कि एन कोलांची थे, ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी करते थे, सस्पेंड कर दिया गया। सितंबर के महीने में एसएसपी प्रयागराज अतुल शर्मा क्राइम रेट कम नहीं कर पा रहे थे, सस्पेंड कर दिया गया। हम जब नाम ले रहे थे तो उसमें अलग अलग इलाकों का जिक्र था। उन तमाम जगहों पर, चाहे वह संभल का इलाका हो, प्रतापगढ़ का इलाका हो, देवरिया का इलाका हो, बाराबंकी का इलाका हो, बुलंदशहर का इलाका हो, प्रयागराज का इलाका हो, कानपुर का इलाका हो, जिन जगहों से ट्रांसफर किया गया, इन तमाम जगहों पर जिन पुलिस अधिकारियों को और आईपीएस रैंक के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उसी तरह की परिस्थितियां अभी भी जारी है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट बनाती है। इसका मतलब सस्पेंड सिर्फ तत्काल की राहत के लिए होता है, एक ऐसी राहत जिसमें हमारा और आपका आक्रोश किसी घटना को लेकर थम जाए। यह लोकतंत्र का एक नायाब चेहरा है। इसके ठीक समानांतर अलग अलग जगहों पर जो भी करप्शन होता है, उस करप्शन की फहरिस्त में लगभग 417 इंप्लॉइज को, जो कि इसमें क्लास 1 अफसर भी हैं, अलग अलग उसमें उनको सस्पेंड किया गया। कोई नॉन परफॉर्मिंग था, कोई करप्शन के चार्ज थे। मसलन पावर डिपार्टमेंट में 169 इंप्लॉइज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 37 अफसर और इंप्लॉइज, बेसिक एजुकेशन में 26 सीनियर अफसर्स, पंचायती राज डिपार्टमेंट में 27 अधिकारी, होम डिपार्टमेंट में 21 अधिकारी। अलग अलग डिपार्टमेंट की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि कितनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर भी होते हैं, पोस्टिंग भी होते हैं और सस्पेंड भी किया जाता है। लेकिन राज्य के भीतर अपराध रुकता नहीं है और अगर अपराध की वजह से मुख्यमंत्रियों को बदला जाने लगे तो फिर बड़ी फौज चाहिए मुख्यमंत्रियों की, क्योंकि बलात्कार की तादाद ना थमती है, ना हत्या की तादाद थमती है। लेकिन कानून के राज का जिक्र कोई नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कोई नहीं करता है। हम जिस इलाके में खड़े हैं यहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन के अपने अपने बिजनेस चलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि लॉकडाउन के बाद जब बिजनेस खुलने शुरू हुए और जिनके पास लाइसेंस है कि हम बिजनेस चलाएंगे, उनके पास झटके में पुलिस वाला पहुंच गया, हफ्ता दीजिए या फिर तय कीजिए कितना दीजिएगा। तो कहा महाराज बिजनेस तो अभी शुरू नहीं हुआ और पुलिस का क्या लेना देना, ना कोई वहां पर गलत काम हो रहा है, वह तो सिर्फ अपनी अब बिजनेस को शुरू करने वाला है। लेकिन इतने महीनों से लॉकडाउन के वक्त में कमाई तो हो नहीं पा रही थी, तो पुलिस झटके में बिजनेसमैन के दरवाजे पर पहुंच जाती है।
कोई इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ अधिकारी भी पहुंच जाता है अपने तौर पर नोटिस थमाते हुए। यानी इस देश के भीतर में करप्शन की एक पैरेलल इकोनॉमी, डेमोक्रेसी को अपने हाथ में दबोच कर डेमोक्रेसी को जीने के नई परिभाषाओं को सिखाने वाली एक पैरेलल सोच, और इस देश की राजनीति को अपने अनुकूल कर कर इस देश की संसदीय व्यवस्था को ही जेब में रखने वाली फिलॉसफी बाखूबी रेंगती रहती है। शायद इसीलिए हम दोबारा जब हाथरस की दिशा में लौटेंगे तो उस प्रक्रिया में आपको बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। जिस गांव में यह घटना हुई वह मूलग्रही गांव है, उसका नाम। वहां पर लगभग 600 परिवार अपर कास्ट के हैं, 15 घर ही दलितों के हैं। 19 साल की दलित लड़की थी, कोई मदद के लिए नहीं आया। खेत में जीप काट ली गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, रिक्शे पर कि जिस रूप में उसको घर अपाहिज सौंप दिया गया। घर वाले आए, देखे। उसके बाद अगले दिन बलरामपुर की घटना आई। लड़की, बलरामपुर के इलाके को कहा गया है हर घर में शौचालय है, लेकिन संयोग से बलरामपुर में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ और हत्या हो गई वह शौच के लिए गई थी। तो पूरी हमारी उस शौच प्रक्रिया को भी जीने की प्रक्रिया में आ जाइए। क्या वहां पर कुछ भी काम गलत हो रहा था? यानी शौच में भी, शौचालय खोलने में भी करप्शन हुआ है क्या? क्योंकि शौचालय घर में होता तो खेत में तो नहीं जाती। वहां पर जिस अस्पताल में गई उस अस्पताल में इलाज के लिए कुछ भी नहीं था। यहां तक कि वहां पर यह भी स्थिति नहीं थी कि किसी तरीके से मलहम पट्टी की जा सके, तो दिखाने के लिए एक सलाइन की वाटर चढ़ा दी गई, रिक्शे पर बैठाया गया और उससे घर को रवाना कर दिया गया। उसकी मौत हो गई। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस देश के भीतर में है, जो हमारे पीछे का चकाचौंध जब आप देखते होंगे तो सोच रहे होंगे शायद दिल्ली की इस चकाचौंध के भीतर कहां गांव की बात हो रही है और क्यों हो रही है, और अगर हो रही है तो उन गांवों को इस शहर से क्या लेना देना, या फिर शहर में जो इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, गांव में कोई भी घटना घट जाए उन्हें इससे क्या लेना देना है। संयोग से यही शायद भारत को संभालने वाली कौम, जिसको हम लोग सेवक और प्रधान सेवक के तौर पर देखते हैं, उसने अपने आप को सत्ता में समेटे रखने के लिए सारी की सारी ताकत जो है उस ब्यूरोक्रेसी और उस इंस्टीट्यूशन को दे दी है जो डर के मारे काम करती है। डर के मारे शब्द जब हम बोलते हैं तो इसमें एक जानकारी आपको और भी देना चाहेंगे। यह महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए है क्योंकि एक वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे 2002 में, ये 2002 का वाकया है, उस समय उन मुख्यमंत्री को महाराजगंज के एसपी हुआ करते थे जसबीर सिंह। उन्होंने उनको रासुका के तहत अरेस्ट कर लिया था। उस समय जो भी काम हुआ होगा, उन्हें क्या पता था कि आने वाले वक्त में योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 2002 का वाकया है, लेकिन वो वाकया 2020 में आते आते उनको निलंबित किया जाता है। उन पर आरोप क्या लगे कि आपने इंटरव्यू में विवादास्पद एक बयान दे दिया, जो इंटरव्यू आपने कहीं पर दिया होगा, और ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। यानी एक सीनियर अफसर एसपी रैंक का, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो आईपीएस थे जसवीर सिंह, क्योंकि उन्होंने पुराने वक्त में जो किया होगा शायद वो नजरिया होगा। तो अधिकारी क्या करे, पुलिस वाला क्या करे, आईएएस क्या करे, आईपीएस क्या करे, उसको अगर प्रमोशन चाहिए, उसको अगर काम करना है तो इस सिस्टम में राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द आपको घूमना होगा। इसीलिए वह अधिकारी जो अखिलेश यादव की सरकार के वक्त महत्वपूर्ण थे, उनको झटके में वह चीजों को इधर से उधर कर रहे थे। तो एक आइडियल गवर्नमेंट के तौर पर योगी सरकार आती है, लेकिन जब उससे चीजें संभलती नहीं है तो उस पीरियड के वह अधिकारियों को उठाकर साथ में ले आती है, भाई तुम ही संभालो। ऐसे अधिकारियों को अब सामने ले आया गया। यानी किसी भी तरीके से वही अधिकारी इस सिस्टम में जी सकता है जो करप्ट होगा, सत्ता के अनुकूल होगा, सत्ता को मैनेज करना जान जाएगा और सत्ता के लिए जनता को मैनेज करना जान जाएगा, सिस्टम को मैनेज करना सीख जाएगा। तो लोकतंत्र की यह एक अभूतपूर्व स्थिति है, और इस अभूतपूर्व परिस्थिति को जीने के लिए अब आप इस इलाके में लौटिए जहां पर हम खड़े हैं। हमारे पीछे हवाई अड्डा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां के हैंगर में एयर इंडिया 1 खड़ा हुआ है, जो तमाम सुविधाओं से लैस है, और भारत में पहली बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 2 ऐसे विमान आ गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर दुनिया के सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की सुविधाएं हो। अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए स्पेशल अलग से विमान, उसमें अमेरिका नंबर 1 आता है जिसके पास एयरफोर्स 1 है। अब कोई अगर ऐसे जहाज में ऐसे वक्त को बुलाता है, सफर करता है, एंजॉय करता है जिंदगी का, इसका मतलब विलासिता से उसको लेना देना है। जनता, उसकी परेशानी, उसकी त्रासदी इस लोकतंत्र में मायने नहीं रखती है।
यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स को ठीक करने के लिए महात्मा गांधी ने एक वक्त राजेंद्र प्रसाद से कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की इस कॉपी को ले जाइए, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत की पूरी राजनीति, पूरा वोट बैंक, पूरी संसदीय पॉलिटिक्स इसी बात पर टिकी हुई है कि वह गरीबों के वोट बैंक को कैसे अपने साथ ले आए। तो गरीबों को गरीब बनाए रखना, डेमोक्रेसी को गरीबों के लिए बताते हुए उन गरीबों को एक वोट देने के नाम पर लोकतंत्र में हिस्सेदारी का एहसास करा देना, इस परिस्थिति में अगर भारत आकर खड़ा गया, और कोई भी क्षेत्र हो, संयोग से हर क्षेत्र ऐसे में आज नहीं तो कल तबाह होंगे, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। मीडिया की साख चली गई, सीबीआई की साख नहीं। तोता बहुत पहले से कहा जा चुका है, मनमोहन सिंह के दौर में सीवीसी की साख नहीं बची, सीएजी सरकार के अनुकूल हो गई। इलेक्शन कमीशन की साख नहीं बची, सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाजें 2018 के जनवरी में कैसे सुनाई दी थी और अब क्या स्थिति हो गई, ये बताने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज की स्थिति कैसे हो गई, बताने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र को जीते हुए दुनिया के सबसे बड़े देश के भीतर का एक अनूठा सच ये है कि बीते 70-72 बरस से जिस लोकतंत्र का जिक्र हम लोग कर रहे हैं ना, उस लोकतंत्र ने ही, या उस लोकतंत्र को प्रभाषित करते हुए इस देश की राजनीतिक सत्ताओं ने इसी तरह की चकाचौंध को सामने लाकर खड़ा कर